गुड इवनिंग। मैं हारून। मैत्रेय स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो इकोनॉमी का महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें हम सामाजिक विकास के आयाम देखेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? सामाजिक विकास। अब देखो, वैश्विक अर्थव्यवस्था के संबंध में यदि हम बात करते हैं तो सामाजिक विकास की अवधारणा क्या है? सामाजिक विकास के कई सारे चरण होते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आज जहां हम खड़े हैं, यानी कि आज जहां भारत जिस आर्थिक गतिविधियों में है, क्या 50 साल पहले ऐसे था या 100 साल पहले ऐसे था? तो यानी कि स्वरूप बदलते रहते हैं, सामाजिक अवस्था के स्वरूप बदलते हैं और उसी के आधार पर सामाजिक विकास की गतिविधि बदलती रहती है। पढ़ाई का स्वरूप आज से 50 साल पहले कैसे था, उसके 40 साल बाद कैसा था, 30 साल। तो यानी कि एक समय होता है और समय के हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं। उसी के संदर्भ में हम देखेंगे। तो देखो, सामाजिक विकास जो है मुख्यतः उस क्षेत्र का होता है जहां मनुष्य आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, विकासात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाता है। अब देखो, यहाँ एक सामान्य, ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये एक बेसिक बात है। अब देखो, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से। अभी हम क्या पढ़े हैं? सामाजिक विकास। अब देखो, सामाजिक विकास की एक अवधारणा है। सामाजिक विकास में आप वहाँ सांस्कृतिक विकास भी देखेंगे, वहाँ आप नैतिकता को भी देखेंगे, वहाँ आप स्त्री सुरक्षा को भी देखेंगे, वहाँ आप महिला सुरक्षा, बाल सुरक्षा, तो ये सारी चीज देखेंगे। आपका क्या हुआ? विकास हुआ। विकास कैसे हुआ? मान लो सपोज करो, मेरठ से और मुरादाबाद के बीच में या दिल्ली मुरादाबाद के बीच में एक सड़क बना दी, 4 लेन बना दी, सपोज करो 4 लेन सड़क बना दी। कब? आज बनाई है। तो यानी कि वहां जो कनेक्टिविटी है बेहतर हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हो जाएगा। और जब ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होगा तो उससे चीजें क्या चलेंगी? एक आगे की ओर बढ़ेंगी और विकासात्मक जो गतिविधियां हैं उनको बल मिलेगा। अब सीधी सी बात है, कारक क्या था? रोड बनना। वहां रेस्टोरेंट खुलेंगे, पेट्रोल पंप खुलेंगे, अस्पताल खुलेंगे, बहुत सारी दुकानें खुलेंगी, जिससे जो मैकेनिक वगैरह की हैं, तो एक आर्थिक जो गतिविधि है वो आगे बढ़ जाएगी। परंतु उसके साथ साथ हमें ये भी निर्धारित करना पड़ेगा कि वहां पुलिसिंग कैसी है। यानी कि किसी व्यक्ति को, जो वहां से सवारी जा रही है, कि किसी के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। वहां जो रोड है वो इस तरीके से बनाया जाए ताकि एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत कम हो। भाई हम जा रहे हैं कहीं रोड पर, पता चला वो जो वहां डिवाइडर इस तरीके के बनाए गए जहां हमें यही नहीं पता चला स्पीड ब्रेकर कहाँ है। तो मतलब कहने का मतलब यह है। और ये जो मनुष्य है वो आर्थिक रूप से सक्षम होगा, शैक्षणिक रूप से सक्षम होगा, तब जाके वो चीजों को आगे बढ़ा पाएगा। नैतिकता, सांस्कृतिक जो रूप है वो जब आगे बढ़ेगा तो हम उसको देखेंगे। तो इसी संदर्भ में प्रश्न है और उन्हीं प्रश्नों को आगे हम करते चलेंगे। बिना पीपीटी के हैं, ऐसी मैं समझाता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा इनके बारे में। ठीक है। तो एक प्रश्न आता है कि भाई जो सामाजिक विकास है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। इंपोर्टेंट है, पीसीएस 2021 में आया था। पीसीएस 2021 में आया था। सामाजिक विकास के कितने चरण होते हैं? प्रश्न था ये, कितने चरण होते हैं और यह सिद्धांत किसने दिया? और यह सिद्धांत किसने दिया? प्रश्न था ये, पीसीएस 2021 में आया था। सामाजिक विकास के कितने चरण होते हैं और ये सिद्धांत किसने दिया था? तो देखो, सामाजिक विकास के जो हैं 3 चरण होते हैं। सामाजिक विकास के कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। और ये अगस्त कामटे, किसने दिया था ये सिद्धांत? अगस्त कामटे ने दिया था कि भाई जो सामाजिक विकास होगा
वो 3 चरणों से होकर गुजरेगा। और ये सिद्धांत किसने बताया? अगस्त काम्टे ने बताया था। और ये जो चरण हैं कौन कौन से हैं? ये चरण है धार्मिक, आध्यात्मिक, नीचे लिख लेता हूं, धार्मिक चरण है, आध्यात्मिक चरण है, और जो तीसरा है वो सकारात्मक चरण बताया इन्होंने, सकारात्मक चरण बताया। तो देखो सामाजिक विकास के चरण कितने बताए? 3 बताए। और किसने दिया सिद्धांत? अगस्त काम्टे ने दिया। और कौन कौन से चरण बताए? धार्मिक, आध्यात्मिक और सकारात्मक। यानी कि ये एक विकास की गतिविधि है। कैसे विकास की? सामाजिक विकास की। और इसमें क्या बताया? देखो हम, कोई भी व्यक्ति होगा, मूलतः 2 प्रकार के इस संसार में व्यक्ति रहते हैं, जो आस्तिक होते हैं और नास्तिक होते हैं। तो आस्तिक उनको कहते हैं जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, यानी कि ईश्वर कुछ भी हो सकता है उनके लिए। और नास्तिक होते हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। परंतु ये धारणा यदि हम प्राचीन भारत में देखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, तो यहाँ ये धारणा बदल जाती है। आस्तिक उनको कहा जाता था जो वेदों में विश्वास रखते हैं। किसमें? जो, ये इतिहास का प्रश्न है, जो वेदों में विश्वास रखते हैं। और वो क्या कहलाते थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में? आस्तिक। और जो वेदों में विश्वास नहीं रखते वो क्या कहलाते थे? नास्तिक। यानी कि जो वेदों में विश्वास नहीं रखते। नास्तिक। तो ये कब की बात है? 16th BC की, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की। अब यहाँ आते हैं धार्मिक चरण, यानी कि व्यक्ति धर्म को मानने का, आस्था मानने का, और जब उसको आस्था को मानकर जो आगे बढ़ेगा, यानी कि पूजा पद्धति को अपनाएगा, वो आगे ध्यान लगाएगा, तो चरण क्या हो जाएगा? उसने उन्होंने बताया आध्यात्मिक। और जब इन चरणों से आगे निकलेगा तो सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा और समाज का निर्माण करेगा। वही इन्होंने सामाजिक विकास के चरण बताए। किसने? अगस्त काम्टे ने। और कितने बताए? 3 बताए, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, ये प्रश्न पूछा गया था पीछे इसमें। जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक क्या होता है और किसने विकसित किया था? तो जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक मोरिस डी मोरिस, मोरिस डी मोरिस, ये अर्थशास्त्री थे, इन्होंने विकसित किया था। देखो एक व्यक्ति को अपने जीवन में जीवन जीने के लिए, यदि आपको सामान्य जीवन से थोड़ा अच्छा जीवन जीना है, तो आपको शारीरिक रूप से भी सक्षम होना पड़ेगा, आपको मानसिक रूप से भी सक्षम होना पड़ेगा, आपको आर्थिक रूप से भी सक्षम होना पड़ेगा, आपको शैक्षणिक रूप से भी सक्षम होना पड़ेगा। यानी कि इन सारी गतिविधियों को आगे बढ़ाना है। और यही क्या है? यानी कि भौतिक गुणवत्ता। और इस सूचकांक में ये चीजें निर्धारित की जाती थी। यानी कि एक व्यक्ति को भौतिक जीवन में जीने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है और कैसे वो अपना जीवन बढ़ाता है। तो अर्थशास्त्री थे मोरिस डी मोरिस, जिन्होंने जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को बताया था। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अच्छा एक चीज और है, इसकी जो सूचकांक है ये 1 से 100 तक होता है। यानी कि इसमें सूचकांक में बिंदु कितने होते हैं? 1 to 100। तो यानी कि यदि 1 होगा तो जो सूचकांक होगा, यानी कि किसी व्यक्ति की जो भौतिक सूचकांक की स्थिति होगी वो कैसी होगी? सामान्य होगी, यानी कि सामान्य स्थिति होगी। परंतु जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, यानी कि 100 तक जाएगा,
तो उसकी स्थिति जो है बेहतर होती चली जाएगी। तो यानी कि बेहतर होती चली जाएगी। तो कई बार पूछ लेता है कि जो सूचकांक की गुणवत्ता है वो कहां से कहां तक, 1 से लेकर 100 तक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अब देखो इंपॉर्टेंट है मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें डेट भी पूछी जाती है, सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं कि कब कौन सी रिपोर्ट इसमें जुड़ी। तो देखो मानव विकास रिपोर्ट ये पहली बार कब आई, तो यानी कि डेट आपको याद रखनी है इसका के कब आई। तो ये 1990 में, 1990 में पहली बार प्रकाशित हुई। अब देखो हर चीज का आयाम आर्थिक स्थिति नहीं है, यानी कि पैसा नहीं है। सपोज करो किसी के पास बहुत पैसा है, ठीक है, हो सकता है वो मानसिक रूप से विकृत आदमी हो। तो पैसा होना इस चीज का परिचायक नहीं है कि आप जो है बहुत अधिक मात्रा में जो है विकास की दर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यानी कि मानव विकास रिपोर्ट कैसे पता चले कि मानव का विकास हो रहा है। और मानव के विकास के लिए जो शिक्षा है वो जरूरी है, जो स्वास्थ्य है, भाई स्वास्थ्य भी तो है, वो जरूरी है, उसकी जो आंकड़े हैं, जो आय के आंकड़े हैं वो भी जरूरी हैं। तो वो सारी चीज हमें देखनी पड़ेंगी। तो पहली बार जो था इसको 1999 प्रकाशित हुआ था। और किसने किया था? यूएनडीपी ने। किसने प्रकाशित किया था? यूएनडीपी ने। यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रकाशित किया था। और इसमें 3 आयाम थे। कितने आयाम है? 3 आयाम है। नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 स्वास्थ्य, और नंबर 3 प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय कितनी है? इन तीनों चीजों को आयाम माना गया था। किस चीज का? कि हमारा जो मानव विकास रिपोर्ट है वो कितनी आगे चल रही है। ठीक है ना? तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। अब क्या हुआ कि जो ये है मानव विकास रिपोर्ट, इसमें बदलाव आते चले गए। ठीक है ना? तो ये पहली बार ध्यान रखना 1990 में प्रकाशित हुई। किसने प्रकाशित की? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में। अब इसके आयाम क्या है? आय लिख दिया था, आयाम पूछने हैं। इसके आयाम 3 हैं। कि इसका आधार क्या है रिपोर्ट जारी करने का? कि शिक्षा, कि शिक्षा का जो स्तर है वो कैसा है आपका, जो स्वास्थ्य है वो कैसा है, और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितनी है। तो ये 3। अब देखो यहां इसमें एक चीज जोड़ी गई 1997 में। डेट याद रखनी है, पूछा जाएगा। इसमें पहली बार गरीबी को शामिल किया गया। गरीबी को शामिल किया गया। कब किया गया? 1997 में। कि भाई कोई व्यक्ति गरीब है उसको भी जोड़िए। और गरीब की क्या परिभाषा है? कि जिस व्यक्ति के पास अपने मूलभूत जो है खाने का सामान भी उपलब्ध नहीं है, जीवन निर्वाह करने की दिशा में भी वो कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो व्यक्ति क्या है? गरीब है। रोटी, कपड़ा और मकान। भाई एक ये सामान्य जरूरतें हैं, ये प्रारंभिक जरूरतें हैं जिनके आधार पर मनुष्य चलता है। रोटी होगी, रोटी नहीं मिल रही, कपड़ा तन पर नहीं है, और मकान की छत नहीं है, तो व्यक्ति क्या होगा? गरीब हो जाएगा। इसलिए सरकार जो है राशन भी दे रही है दबा के लोगों को खाने के लिए, ताकि कोई गरीब ना रहे और गरीबी की राह बाहर निकले। और इसके लिए अलग से क्या है? जो है आवास भी दे रही है, शहरी स्तर पर भी और ग्रामीण स्तर पर भी, दोनों तरीके का काम कर रही है। तो ये ध्यान रखना है। अब वर्ष 2010 आता है। देखो रिपोर्ट में सारी चीजें, सारे प्रश्न आए हुए हैं। 2010 आता है तो इस गरीबी को क्या बना दिया गया? बहुआयामी गरीबी जोड़ा गया इसमें। तो यानी कि गरीबी कब जोड़ी गई? 1997 में, और सॉरी 1995 में जोड़ी गई थी।
नहीं 7 में जोड़ी गई थी। और 2010 में क्या हुआ, बहुआयामी गरीबी, यानी कि गरीबी के जितने भी आयाम थे, जितने भी डायमेंशंस थे, वो सब इसमें जोड़ लिए गए। ठीक है, तो ध्यान रखना है शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, तो ये इसमें शामिल है, आयाम में शामिल है। मानव विकास रिपोर्ट पहली बार 1990 में आई, फिर 1997 में गरीबी जोड़ी गई, और 2010 में बहुआयामी गरीबी सूचकांक को इसमें शामिल कर लिया गया। उम्मीद है समझ आया होगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और है इसी में, चलो अगली इसमें देख लेते हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक, अलग से लिख लेते हैं इसको, 2010 में शामिल किया गया, किसमें, यूएनडीपी की रिपोर्ट में, जो मानव विकास रिपोर्ट है, मानव विकास रिपोर्ट। अब देखो ये तैयार किसने की थी, ये पूछा जाता है कि किन किन अर्थशास्त्रियों ने तैयार की थी। तो देखो इसमें दो अर्थशास्त्री प्रमुख हैं, पहले है महबूब उल हक, महबूब उल हक, ये कहाँ के हैं, पाकिस्तान के, कहाँ के हैं ये, पाकिस्तान के। और दूसरे अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन, ये भारतीय हैं। अमर्त्य सेन क्या है, भारतीय हैं। तो यानी कि इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने इस रिपोर्ट को तैयार किया था, महबूबुल हक मुख्य थे इसमें, और उनका साथ दिया था अमर्त्य सेन ने। अमर्त्य सेन ने क्या कहा था कि जो विकासात्मक गतिविधियां हैं वो जन उन्मुख होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, जन उन्मुख होनी चाहिए, यानी कि जो आप सरकार योजनाएं बनाए वो कल्याण के लिए बनाए, यानी कि जो हमारा कल्याणकारी राज्य का एक सिद्धांत है, आप संविधान में पढ़ेंगे तो नीति निर्देशक सिद्धांतों में भाग 4 में 36 से 51 तक, तो उसमें बताया गया है कल्याणकारी राज्य, तो उसके कंसेप्ट किसने दिया था, अमर्त्य सेन ने दिया था। तो यूएनडीपी की जो रिपोर्ट थी वो महबूबुल हक और अमर्त्य सेन ने वो तैयार की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखो एक सूचकांक आता है, यही याद आया है, ए बी सी, पीसीएस अक्सर पूछता है इसको, ए बी सी सूचकांक किससे संबंधित है, पीसीएस वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एबीसी सूचकांक किससे संबंधित है। तो देखो ध्यान रखना है कि एबीसी जो सूचकांक है ये स्वास्थ्य से संबंधित है। किससे संबंधित है, स्वास्थ्य से, यानी कि आपका स्वास्थ्य किस प्रकार का है, विशेषकर बच्चों पर इसमें फोकस किया जाता है। इसमें भी जो अर्थशास्त्री हैं उनके नाम पूछे तो नहीं है, पर फिर भी ध्यान रखना है, पूछ सकता है। तो अर्थशास्त्रियों के नाम है इसमें जियाद्रेज, जिसने ये तैयार किया था, जियाद्रेज है। दूसरे और जो तीसरे अर्थशास्त्री है इसमें, दूसरे अर्थशास्त्री है इसमें रितिका खेड़ा और सुधा नारायण। दूसरे हैं रितिका खेड़ा और तीसरे हैं सुधा नारायण, सुधा नारायण। तो यानी कि ये एबीसी सूचकांक है, विशेषकर बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित है, और ये पीसीएस इसको अक्सर करके पूछता है। तो जिया द्रेज, रितिका खेड़ा और सुधा नारायण, इन तीनों ने तैयार किया था, तो उनके नाम भी याद रखने हैं आपको, और ये सूचकांक भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अब देखो एक होता अंत्योदय कार्यक्रम, क्या है, अंत्योदय कार्यक्रम। अंत्योदय कार्यक्रम जो है इसका उद्देश्य है कि अंतिम व्यक्ति तक, जो समाज का अंतिम व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति किसको कहेंगे, जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से हर मामले में पिछड़ा हुआ है, यानी कि समाज के अंतिम पायदान पर है व्यक्ति, यानी कि गरीब है। कैसा है वो व्यक्ति, वो गरीब है। तो उस गरीब व्यक्ति को भी उदय हो जाए,
गरीब व्यक्ति का भी उदय हो जाए। उदय होने का मतलब थोड़ा ना सूरज निकलेगा। उदय होने का मतलब है उसकी सामाजिक सुरक्षा हो, उसकी आर्थिक सुरक्षा हो, उसकी शैक्षणिक सुरक्षा हो, और उसकी सांस्कृतिक सुरक्षा हो। यानी कि जब उसकी बहुआयामी सुरक्षा हो जाएगी तो उस व्यक्ति का भी उदय हो जाएगा। यानी कि सरकारें, चाहे केंद्रीय सरकार हो या राज्य सरकार हो, अंत्योदय कार्यक्रम को ही ध्यान में रखकर अपना जो है योजनाएं बनाती हैं। तो अंत्योदय नामक जो कार्यक्रम था वो पहली बार राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था? राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया था। कब किया था? 1977 में। कब किया था? 1977 में अंत्योदय कार्यक्रम को लॉन्च किया था। और कब किया था? 2 अक्टूबर 1977 को। ध्यान रखना है, अंत्योदय का मतलब अंतिम व्यक्ति का उदय। अगला प्रश्न देखते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? इसका मुख्यालय पूछ लेता है तो इसका मुख्यालय हैदराबाद में। हैदराबाद में। जब देश आजाद हुआ था हमारा तो हैदराबाद के निजाम ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था। तो भारत की जो सेना है उसने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन पोलो चलाया था और भारत में हैदराबाद को स्थापित किया था। ठीक है, ध्यान रखना है। अभी हैदराबाद 2 राज्यों की राजधानी थी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का विभाजन कब हुआ था? 2 जून 2014 को क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। और 10 वर्ष तक ये संयुक्त राजधानी थी। अब क्या हुआ? तेलंगाना की तो परमानेंट हैदराबाद रहेगी और आंध्र प्रदेश की अमरावती। आंध्र प्रदेश की अमरावती। ठीक है। और ये जो रीजन है किसका है? सातवाहनों का। जो सातवाहन वंश था प्राचीन काल में मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में आया था, तो ये अमरावती उनसे संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखो, भारत में पहली बार गरीबी मापन का प्रयास भारत में पहली बार गरीबी मापन का प्रयास स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहे हैं हम। 1962 में, 1962 में गोडगिल ने किया था। सीआर गोडगिल था उनका नाम। और उन्होंने आधार माना था, भाई आधार क्या है? 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय को, 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय को माना था। डीआर गाडगिल, सॉरी, डीआर गाडगिल। अब देखो, ये एक पहला प्रयास था। क्या था? पहला प्रयास था स्वतंत्र भारत में। अब देखो, वर्तमान समय में जो गरीबी का मापन है वो कौन करता है? नीति आयोग करता है। कौन आंकड़े जारी करता है? नीति आयोग करता है। अब देखो, प्रारंभ में, हालांकि इस पर कई सारी समितियां बनी है, नीति आयोग ने बनाई है। पहली बार एक कैलोरी को आधार माना। किसको आधार माना गरीबी मापन के लिए? कैलोरी को। अब देखो,
जो व्यक्ति अधिक श्रम करेगा तो उसे अधिक कैलोरी की भी आवश्यकता होगी। तो सीधी सी बात है कि अलग समिति बनी, पहली बार कौन सी, अलग समिति। इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में बहुत पूछी जाती है 1978 में। और इसने क्या आधार माना अलग समिति ने, 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी। 2400 कैलोरी किसके लिए मानी, गांव के लिए, और 2100 कैलोरी किसकी मानी, शहर के लिए। यानी कि सीधी सी बात है कि जो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रहेगा वो कृषिगत कार्य करेगा, मजदूरी करेगा, बहुत सारे काम करेगा। यानी कि अलग समिति ने ये माना कि भाई जो 2400 कैलोरी ले रहा है व्यक्ति तो ठीक है, यदि उससे कम ले पा रहा है तो व्यक्ति क्या है, गरीब है। तो यानी कि 2400 वाला क्या है, गरीब है। कहां पर, गांव में। और शहर में यदि उसी व्यक्ति की बात हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी कैलोरी, 2100 हो जाएगी वो। तो यानी कि कैलोरी मापन का आधार मानना किसने, अलग समिति ने। ठीक है। इसके बाद चाहे 2005 में समिति बनी एक तेंदुलकर समिति, उसके बारे में पढ़ाएंगे अगला। और फिर 2012 में बनी रंगराजन समिति। इसके अलावा लकड़ावाला समिति बनी थी। ये सारी समिति क्या है, गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए। एक हाशिम समिति भी है, कौन सी है, हाशिम समिति। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसने केवल शहरी क्षेत्र की गरीबी को मापा था। यानी कि जो हाशिम समिति है वो केवल शहरी क्षेत्र की गरीबी मापने के लिए बनाई गई थी। आगे देखेंगे। अब एक चीज और है, यही है, इंपॉर्टेंट है। जो भारत में गरीबी का अनुमान है वो प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर माना जाता है, का आधार होता है गरीबी मापन। कहां पर, भारत में। तो यानी कि पूछा है प्रति व्यक्ति आय नहीं है, यहां क्या है, प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय। यानी कि आप कितना एक व्यक्ति उपभोग कर पा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखो, इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में आया हुआ, सारे आए हुए प्रश्न है। एक पॉइंट है गरीबी का दुष्चक्र। ये सिद्धांत, पहली बात तो है दिया किसने था, कौन सा, गरीबी का दुष्चक्र का सिद्धांत। ये दिया था रैगनर नर्कसे ने। किसने दिया था, रैगनर नर्कसे ने दिया था। इस सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि एक व्यक्ति गरीब है, एक व्यक्ति गरीब है इसलिए वह गरीब है, इसलिए वह क्या है, गरीब है। तो ये सिद्धांत किसने दिया था, रैगनर नर्कसे ने दिया था। और इसको कहा गया गरीबी का दुष्चक्र। सपोज करो आप गरीब आदमी हैं, ठीक है, आपके पास 10,000 रुपए हैं और 10,000 रुपए का आपने क्या किया, कोई चक्की लगा ली। सपोज करो आटा पीसने की चक्की लगा ली। ठीक है, आपके पास कितने थे, 10,000 रुपए थे। पता चला आपके पास कोई पैसा नहीं, चक्की में कोई गड़बड़ हो जाए या चक्की का कुछ सामान खराब हो जाए तो आपके पास पैसे नहीं है। आपकी घर में कोई बीमार हो जाए, पता चला आपको चक्की बेचनी पड़ गई। तो यानी कि ये कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति गरीब होता है तो उस पर बहुत सारी चीजें गरीबी की आती रहती हैं। तो बात यह है यदि इसके पास 10,000 रुपए ना होकर बड़ा पैसा होता, इन्वेस्टमेंट होता, तो ये सोचता कि यदि 5 लाख मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए, 5,000 रुपए मेरे पास सेविंग है जिसमें मैं अपना काम चला सकता हूँ। और दूसरी चीज उसकी क्रेडिबिलिटी भी अधिक हो जाती है। तो यही बताया गया है कि जब एक बार व्यक्ति गरीबी के चंगुल में फंस जाता है तो फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, वो ध्यान रखना है, उसका पुस्तक का नाम अभी लिखते हैं। किसकी, रैगनर नक्शे की, इनकी पुस्तक का नाम देखना है।
पुस्तक का नाम है इनका प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलपिंग कंट्रीज। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि जो विकासशील देश हैं उनको कैपिटल को लेकर उसमें किस किस प्रकार की समस्याएं आती हैं पैसों को लेकर। तो गरीबी का जो दुष्चक्र का सिद्धांत है रैगनर नक्शे का था, और ये स्टेटमेंट पूछा जाता है एक व्यक्ति गरीब है इसलिए वह गरीब है। तो ये किसका है? रैगनर नक्शे का है, यही गरीबी का दुष्चक्र है। पुस्तक याद रखना है। अब अगला प्रश्न है आपूर्ति, इंपोर्टेंट है ये भी, आपूर्ति श्रृंखला पहल। ये एक इनिशिएटिव है किस किस का? भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का। तीन देशों का इनिशिएटिव है ये, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। कब ये इसको मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी? 2021 में, यानी कि इस पर बात हुई थी। अब इसमें जैसे शब्द है इसका आपूर्ति श्रृंखला पहल, यानी कि इसमें क्या होगा यदि इन तीनों देशों के बीच किसी बात को लेकर, यानी कि आपूर्ति है, हमने कोई प्रोडक्शन किया, इंडिया ने कोई प्रोडक्शन किया किसी अन्य देश के लिए, सपोज करो यूएसए के लिए प्रोडक्शन किया, ठीक है, किसी भी चीज का। अब वहां उसकी जो डिमांड है वहां नहीं हो पाई, तो ये क्या करेगा इंडिया? जापान से और ऑस्ट्रेलिया से बात करके यहां उसको खपत करने की कोशिश करेगा। ऐसी जापान ने कोई प्रोडक्ट बनाया किसी और देश के लिए, तो वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में उसको भेजने की कोशिश करेगा। उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया ने कोई प्रोडक्ट बनाया किसी और देश के लिए और वहां नहीं बिकता है, तो जापान और भारत को बेचने की कोशिश करेगा। यानी कि एक ऐसी सकारात्मक पहल है ताकि इन तीनों देशों की आर्थिक गतिविधियों में किसी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा ना हो। देखो, यदि आपकी आर्थिक गतिविधियां यानी कि जो निर्यात के क्षेत्र हैं वो लगातार अच्छे तरीके का काम कर रहे हैं, तो आपकी इकोनॉमी बढ़ती चली जाएगी, भुगतान संतुलन भी अच्छा होगा। और सपोज करो आपका निर्यात ही कम है तो भुगतान संतुलन भी अच्छा नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है। अब देखो एक क्वेश्चन और है, उसको और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, आज इतना ही कराएंगे। 31 मार्च 2023 को भारत की व्यापारिक विदेश नीति जारी हुई। वित्त मंत्री कौन थी उस समय भी और आज भी? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण इन्होंने जारी की। कौन है? वित्त मंत्री हैं भारत सरकार। अब इन्होंने एक लक्ष्य दिया, एक लक्ष्य रखा, वो पीसीएस पूछता है लक्ष्य क्या दिया कि 2030 तक के 2000 इसको वर्ष 2030 तक, वर्ष 2030 तक 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का निर्यात लक्ष्य रखा गया।
यानी कि कब तक, 2030 तक, कब तक, 2030 तक क्या करेंगे हम, 2 ट्रिलियन डॉलर के उत्पाद निर्यात करेंगे। यानी कि जब 2030 आएगा तो हम कितना निर्यात कर चुके होंगे, 2 ट्रिलियन डॉलर का। तो ये लक्ष्य रखा है और इसको पूछा है। ठीक है, ध्यान रखना है। धन्यवाद, कल मिलते हैं।